लिख लो भैया हेडिंग, हमें पढ़ना है आज, स्टार्ट करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अप्लाई होती हैं, उनका यूज आता है। तो भैया वो बेसिक चीजें क्या हैं? एक बेसिक चीज है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आना चाहिए ड्रॉ करना। क्या पहले आप ये चेक कर लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न सबका पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा, एक स्ट्रेट यस वायर की सर। वजह से कैसा होगा, एक यस स्फेयर की वजह से कैसा होगा, और एक शीट की यस वजह से सर। कैसा होगा। डन। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? भैया आज चर्चा इसी पे चलनी है, एरिया। आप मेरे को ये बताओ, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर है। क्वांटिटी। तो चाहिए बिल्कुल, अगर मैं आपसे बोलूं तो एक तरीके से गलत है। भैया एरिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम एरिया वेक्टर भी कहते हैं। अब समझो इस चीज को। यार अभी तक लोअर क्लासेस में हम एरिया पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहां पे तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था हमने डायरेक्शन वगैरह का यूज। वहां पे इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां पे कुछ काम भी नहीं आया था। लेकिन अब से आपका एरिया की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी काम आएगी। तो सबसे पहले तो ये एरिया वेक्टर करता क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो भैया स्टार्ट करो, अपनी हेडिंग लिखना एरिया वेक्टर, वहीं से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर। भैया एरिया वेक्टर क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले डायरेक्शन बता देता हूं। भैया इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। बिल्कुल ऋतिविका, बिल्कुल। पहले आप सारी चीजें सुन लो एक एक करके, फिर आपका कहीं पे भी कुछ डाउट आएगा वो बताना। परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब ये एरिया वेक्टर क्या मदद करता है? यार ये एरिया वेक्टर है ना, हमें ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस बताने में हेल्प करता है। ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन सरफेस। ये हमें ये बताएगा कि एक्चुअल में मैंने कोई भी चीज प्लेस कैसे करी हुई है। ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन सरफेस। समझो जैसे बात को। यार मैंने क्या किया, ये हमारे पता है कि भैया ये हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट रख दी है। तो सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट रखी है। मेरे को बताओ ये रेक्टेंगुलर शीट मैंने कौन से प्लेन में रखी है? अगर मैं आपसे प्लेन एक्स पूछूं तो। जेड। एक्स जेड प्लेन। भाई वेरी गुड। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगुलर शीट मैंने कौन से प्लेन में रखी है? एक्स जेड प्लेन में रखी है। सपोज इसकी लेंथ, अज्यूम कर रहा हूं, सपोज इसकी ये लेंथ ए ले लो और भैया इसकी ये जो ब्रेथ है ये बी ले लो। तो अभी तक आपने सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना सीखा था कि अगर मैं इसके एरिया की वैल्यू पूछूं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो आप कितना बताओगे? आप लेंथ ए इंटू बी। ब्रेथ कर ए बी। लेकिन भैया अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब इस तरीके से समझो, जैसे ये मेरा सेल फोन है, ये सेल फोन को स्क्वायर रेक्टेंगल शीट या स्क्वायर शीट मानो। तो मेरे को बताओ, मेरे को इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो मतलब मेरे को इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो भैया इसका परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ होगा? ये मैंने एक स्क्वायर शीट या रेक्टेंगुलर शीट रखी है एक्स जेड प्लेन में। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। इसका परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ होगा? वाई एक्सिस। तो भैया इसका परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ ड्रॉ हो सकता है, और एक परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ हो सकता है? नीचे की तरफ भी ड्रॉ हो सकता है। तो यार याद रखो इसके दो एरिया वेक्टर पॉसिबल है। भैया चेक करो, मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, इसके दो एरिया वेक्टर पॉसिबल हैं। एक एरिया वेक्टर इसका ड्रॉ हो सकता है ऊपर की तरफ, ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस बन जाएगा, और एक एरिया वेक्टर ड्रॉ हो सकता है मेरा नीचे की तरफ। सिंस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन के साथ साइन असाइन करना पड़ेगा। तो भैया ऊपर वाले को प्लस एरिया वेक्टर ले लो, जो यूजुअली साइन कन्वेंशन होता है, ऊपर वाली एक्सिस प्लस एक्सिस, और नीचे वाली एक्सिस को क्या ले रहा हूं मैं? नेगेटिव एक्सिस। माइनस। यार एक मिनट, सॉरी प्लीज, सबसे पहले तो ये बता दो मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? नो नो सर। सर। ओके। तो ऋत्विका आप प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, मे बी आपकी साइड से नेटवर्क इशू है इसलिए मेरी वॉइस लैग कर रही होगी। प्लीज एक मिनट, आंख में कुछ चले गया है। हाँ।
तो यार एक बार ये चेक कर लो कि भैया ये समझ में आ गया कि मैंने ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हमारे दो हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अभी तक आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा ना, एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो भैया डायरेक्शन इसकी आपकी मर्जी है, आप प्लस जे कैप लिखना चाहते हो या माइनस जे कैप लिखना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। डन। Yes, sir. भैया आप प्लीज इसको नोट डाउन करो एंड गिव मी अ मिनट। भैया सबका कंप्लीट हो गया है? Yes, Yes, sir. sir. So, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं ताकि आपको एरिया वेक्टर समझ में आ जाए, ठीक है। सिमिलरली सपोज, फिर से वही डायग्राम, side. पिछली स्लाइड करनी है, एक मिनट रुको मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। कि भैया सपोज ये हमने ले ली है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये लो तनिष्का, पहले प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन कर लो। Thank you, sir. और Sir, भैया done. याद रखना, एरिया वेक्टर जरूरी नहीं सेंटर से ही ड्रॉ हो। इधर मैंने Yes. सेंटर से ड्रॉ कर दिया, एरिया वेक्टर का मतलब होता है बस परपेंडिकुलर टू दी शीट। तो परपेंडिकुलर टू दी शीट में यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, जहां मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब फिर से वही वाली चीज कि यार ये मैंने एक्स वाई जेड ले लिया और अब की बार जो मैं शीट ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं इस वाले प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरे को बताओ ये कौन सा प्लेन हो गया अब? YZ plane. भैया वेरी गुड, ये वाई जेड प्लेन हो गया। सपोज मैं कह रहा हूं कि इसकी लेंथ हमारे पास 3 यूनिट्स है, 3 मीटर्स, और इसकी ये जो ब्रेड्थ है ये 4 मीटर्स है। तो आप मेरे को बताओ इसका एरिया वेक्टर कितना लिखूं? 12 meters. भैया आपने वैल्यू तो बता दी 12 मीटर स्क्वायर, लेकिन अभी आपने डायरेक्शन नहीं बताई है। तो वेरी गुड यार, अब मेरा जो शीट है वो इस तरीके से रखी हुई है। अगर मेरी शीट इस तरीके से रखी हुई है तो इसके परपेंडिकुलर आप किधर ड्रॉ कर सकते हो? इसका एक परपेंडिकुलर मैं राइट साइड ड्रॉ कर सकता हूं, एक परपेंडिकुलर मैं कहां ड्रॉ कर सकता हूं? लेफ्ट साइड ड्रॉ कर सकता हूं। जिसका जो मन करे वो वाले डायरेक्शन ले सकता है। तो एक डायरेक्शन इसकी ये आएगी और एक डायरेक्शन इसकी बैकवर्ड्स तरफ से आएगी। तो भैया मैं फाइनल आंसर क्या लिखूं? भैया मैं आगे वाला एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा अपना कि इट विल बी 12 मीटर स्क्वायर आई कैप। कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं -12 मीटर स्क्वायर आई कैप। डन। अब समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यार अभी ये जो मैंने रेक्टेंगुलर शीट का एग्जांपल लिया है, ये रेक्टेंगुलर शीट एक 2D सरफेस है या एक 3D सरफेस है? 2D. भैया 2D. दो ही एक्सिस तो कवर कर रही है। इस वाले में इसने एक्स और जेड एक्सिस कवर किया, इस वाले में इसने वाई और जेड एक्सिस कवर किया। तो मतलब हमारी जो ये शीट वगैरह है ये बेसिकली एक 2D सरफेस है। तो याद रखो इन 2D सरफेसेस को मैं क्या कहूंगा? इन 2D सरफेसेस को मैं ओपन सरफेस कहूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी मेरे पास ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस के लिए कितने एरिया वेक्टर पॉसिबल हैं? तो बताओ कितने एरिया वेक्टर पॉसिबल हैं किसी भी एक ओपन सरफेस के? 2. वेरी गुड। तो भैया इसके 2 एरिया वेक्टर्स पॉसिबल हैं। क्या ये चीज क्लियर है? मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया 2 एरिया वेक्टर्स आर पॉसिबल। Yes. तो जैसे हमें है ना क्वेश्चन क्या मिलेगा उस चीज को समझो पहले। सपोज क्वेश्चन है एक रिंग का, जैसे कड़ा, आप सब कोई ना कोई कड़ा पहनते होगे, भैया कड़ा मैंने अपने हाथ पे रखा, मतलब कड़ा कौन से प्लेन में है? भैया एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, फिर से अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं कि भैया जो ये मेरी रिंग है ये कौन से प्लेन में रखी हुई है, तो साफ दिख रहा होगा कि भैया ये एक्स जेड प्लेन में होगी। तो मेरे को बताओ मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं, तो एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ करूंगा मैं? Y axis. तो एरिया वेक्टर इसका एक पॉसिबल है ऊपर की तरफ और एक एरिया वेक्टर नीचे। पॉसिबल है इसका नीचे की तरफ। तो इसको माइनस एरिया वेक्टर लिख रहा हूं, इसको प्लस एरिया वेक्टर लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन पूछेगा इसका एरिया वेक्टर लिखो, तो आप इसका एरिया वेक्टर लिखोगे पाई आर स्क्वायर।
ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस जे कैप या फिर माइनस जे। बिल्कुल सही। तो बस मैं आपको ये समझा रहा हूं, 2D सरफेस के लिए याद रखना दो एरिया वेक्टर पॉसिबल हैं, लेकिन क्या ऋत्विका, नहीं हाइट नहीं होगी इधर, एरिया वेक्टर की हाइट नहीं होती। एरिया वेक्टर सिर्फ हमें डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। मैग्नीट्यूड तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है कि एक रिंग का, मतलब एक सर्कल का मैग्नीट्यूड कितना होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। एरिया वेक्टर हमें हाइट वगैरह नहीं बताता, वो बस ये बताता है कि जो मैंने कोई चीज रखी हुई है वो मैंने कौन से प्लेन में रखी हुई है। तो अगर मेरा एरिया वेक्टर जेड में आ रहा है तो मतलब मैंने जो चीज रखी हुई है वो एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है। अगर मेरा एरिया वेक्टर आई में आ रहा है तो मतलब मैंने जो भी चीज रखी हुई है वो वाई जेड प्लेन में रखी है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी स्टार्टिंग में कि ये ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन सरफेस बताने में हेल्प करता है। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक की चीजें? Yes, sir. Yes. अब भैया मुद्दे की बात सुनो, भले ही इसके दो एरिया वेक्टर पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में आपने अगर एक एरिया वेक्टर जो भी कंसीडर किया है भैया, थ्रू आउट दी होल क्वेश्चन आपको वही एरिया वेक्टर कंसीडर करके चलना पड़ेगा, चाहे कैलकुलेशन फिर कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, कितनी ही इजी क्यों ना हो जाए। Yes, मतलब sir. ये मत करना कि भैया आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया ऊपर वाला एरिया वेक्टर लेके, लेकिन मैंने देखा यार बाद में कैलकुलेशन डिफिकल्ट बन रही है तो मैं नीचे वाला एरिया वेक्टर ले लेता हूं फिर आधे क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं चलेगा। एक बार जो ले लिया भैया काम खत्म, अब उसी को लेके चलना है। दैट्स इट। Yes, sir. डन। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। अब नेक्स्ट चीज समझो, क्या मैं इसके आगे बढ़ चलूं? Yes, sir. अब एरिया वेक्टर की मैंने अभी आपको यहाँ पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करो, एंड वो जो परपेंडिकुलर होना चाहिए वो हमेशा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको कंप्लीट करो। अब मैं समझाऊंगा ये कहां यूज हो रहा है, इसलिए अभी तक नहीं लिखवाया था। Sir, done. डन। अब यार समझो, अब मैं बात कर रहा हूं 3D ऑब्जेक्ट्स की। 3D ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? 3D ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे क्लोज्ड सरफेसेस। तो यार एग्जांपल लो कि मैंने यहां पे है ना एक क्यूब ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने ड्रॉ किया एक क्यूब। भैया अगर मैं आपसे ये पूछूं क्यूब में टोटल कितने सरफेसेस हैं, कितने सरफेस होते हैं क्यूब में? 6. वेरी गुड। सबको पता है भैया क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं। मार्क भी कर देता हूं। ये सरफेस 1, एक मिनट, ये सरफेस 1, नीचे वाला सरफेस 2, फ्रंट वाला सरफेस 3, सरफेस 4, ये सरफेस 5, फिर ऊपर वाला सरफेस 6। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे क्यूबॉइड लेके आया हूँ। क्यूब या क्यूबॉइड आप कुछ भी इमेजिन कर लेना। तो मैं इसके दिखा देता हूं इसके टोटल कितने सरफेसेस हैं। देखो, ऊपर वाला सरफेस सरफेस 1, नीचे वाला सरफेस सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5, और एक जो मेरी तरफ आएगा सरफेस 6। यहां तक की बातें क्लियर? डन। Yes, sir. अब यार क्या है, ये एक 3D सरफेस है ना, तो इसका आपके पास ये नहीं है कि एरिया वेक्टर जहां आपका मन करे वहां ड्रॉ कर दो। अब नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन सरफेस, जैसे मान लो ये ओपन सरफेस हो गया सिर्फ एक शीट, इस शीट के लिए तो एक परपेंडिकुलर ऊपर भी ड्रॉ हो सकता है, नीचे भी ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अब ये शीट नहीं है, ये तो अब एक क्लोज सरफेस है। तो भैया अब इसका एरिया वेक्टर ना हर एक सरफेस के लिए अलग अलग ड्रॉ होगा। तो चेक करना, मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे को बताओ इस वाले सरफेस के लिए जो इस साइड आ रहा है, इसके लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, किधर ड्रॉ करूं, माइनस एक्स एक्सिस में या प्लस एक्स एक्सिस में? तो याद रखो अभी मैंने क्या कहा, हमेशा आउटवर्ड्स होना चाहिए। तो आप इनवर्ड्स ड्रॉ नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हमेशा कहां होना चाहिए? आउटवर्ड्स। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली मेरे को बताओ ऊपर वाले का एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ करूं, इस ऊपर वाले का? अपवर्ड्स। यार क्या हुआ, रिस्पॉन्ड कम हो गया क्या? सबको समझ में नहीं आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? सिमिलरली फटाफट इसका बता दो, लेफ्ट वाले का Outward. मतलब लेफ्ट में आएगा, ठीक है। डाउनवर्ड्स वाले का डाउनवर्ड्स ही आ जाएगा। भैया फ्रंट सरफेस का जो आपकी तरफ फेस कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर भी किधर आएगा? आपकी तरफ ही आएगा। जो मेरी तरफ फेस कर रहा है उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? मेरी तरफ आएगा। क्या आपको 6 के 6 एरिया वेक्टर ड्रॉ करना समझ में आ गया है? Yes, sir.
तो जैसे मैं एक और केस लेता हूं, उसका और ट्राई करना, देखते हैं आपको कितनी क्लैरिटी मिली है। भैया नेक्स्ट केस ड्रॉ कर रहा हूं सिलेंडर का। भैया ये हमारा सिलेंडर है, ये उसका सर्कुलर पार्ट, और ये है उसका कर्व्ड पार्ट। तो मेरे को बताओ कितने एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, 3। कहां कहां ड्रॉ होंगे ये भी बता दे चले जाओ। ये 2 सर्कल पे और पहले और फर्स्ट इसको third डिवाइड कर पे। देता हूं, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस। मेरे को बताओ फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर किधर। लेफ्ट साइड, वेरी गुड, लेफ्ट साइड, आउटवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। राइट राइट साइड। अब भैया थर्ड वाला ही थोड़ा सा इमेजिन करना है। जैसे कि ये मेरा पेन है, ये एक सिलेंडर है, तो इसके लिए कहीं पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कर्व सरफेस के लिए हर जगह परपेंडिकुलर ही आएगा वो। बहुत सारे एरिया वेक्टर ड्रॉ हो सकते हैं, और सारे के सारे क्या आएंगे इसके, परपेंडिकुलर ही आएंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ गई है, या इसमें भी अब कुछ रिपीट यस करना है। सर। यस सर। डन। एक बार देखता हूँ शायद से किसी ने कुछ डाउट पूछा है। वेरी गुड, सबका क्लियर है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं, 3D ऑब्जेक्ट्स में हम सबसे ज्यादा कौन से सरफेस पढ़ेंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स में हम सबसे ज्यादा 3 ही सरफेस पढ़ेंगे, सिर्फ 3 ही। सबसे पहला सरफेस क्यूब, मैंने आपका इसका बता दिया है। सेकेंड सरफेस होगा सिलेंडर, मैंने आपको इसका भी बता दिया है। अब बस एक लास्ट सरफेस का और ट्राई करो। एंड भैया फर्स्ट एंड द लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड द लास्ट। भैया लास्ट में ड्रॉ कर रहा हूं एक स्फेयर के लिए, तो मेरे को बताओ स्फेयर के लिए एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ होगा। चलो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली तो आउटवर्ड। वेरी गुड, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर आपको याद हो, मैंने रे ऑप्टिक्स में आपको बताया हुआ है, एक सर्कल के लिए परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, रेडियस। तो अगर मैं इस रेडियस को एक्सटेंड कर दूं, भैया ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे रेडियस बना सकता हूं या नहीं बना सकता। यस यस सर। तो जैसे मैंने आपको याद है, एक दो क्लास पहले डायग्राम दिखाया था स्पाइक्स बॉल वाला, कि एक Yes, बॉल है sir. जिसके चारों तरफ स्पाइक्स निकल रहे हैं। तो यार ये इसके हर एक स्पाइक्स इसके क्या बनेंगे, एरिया वेक्टर बनेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे स्पाइक्स इसके ऊपर क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। क्या आपको ये वाला डायग्राम इमेजिन हो गया है, प्लीज चेक यस करके सर। बताओ। यस सर। तो डन। भैया याद रखना, जैसे मैंने कहा फर्स्ट एंड द लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से एक बार चेक कर लो। एंड अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरे को बता देना, फिर तब जाके मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। Done, sir. डन, वेरी गुड। ये सब हमारे एरिया वेक्टर बनेंगे। सारे एरिया वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब एक बनाना है। ये सारे के सारे हमारे परपेंडिकुलर्स आएंगे। सबका नोट डाउन भी हो गया है। यस सर। चलो डन। तो भैया आगे बढ़ते हैं। यार अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता ही था, एरिया वेक्टर के बारे में भी बता दिया। अब समझो क्या कहानी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। भैया क्या किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। टू फ्लो। वेरी गुड। फ्लक्स का मतलब टू फ्लो। तो इधर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, मतलब हम किसको फ्लो कराना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेरी गुड। हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भैया समझो, मैं चेक करना चाहता हूं कि किसी भी एक एरिया से, चाहे वो 2D सरफेस हो चाहे 3D सरफेस हो, किसी भी एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है। जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही होगी उससे, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फॉर्म्स में होगी। तो इसलिए कुछ बुक्स में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, और एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो आप भी यही लिखोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, भैया आप भी लिख लो साथ साथ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। नॉर्मली, वेरी गुड। लेकिन याद रखना, इधर हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब मेरे को काउंट नहीं करना कि भैया कितनी लाइंस जा रही हैं, नहीं।
हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन का नंबर काउंट करूंगा मैं, गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी भैया किसी एक सरफेस से, किसी एक एरिया से पास करके निकल रही है। जैसे Yes, sir. जैसे बिल्कुल एग्जांपल लो अपने घर के रूम का डोर। भैया सपोज ये मैंने आपके घर के रूम का डोर बनाया, ठीक है। अब ये अगर मैं डोर बना रहा हूं तो यार इससे कोई ना कोई लाइट इधर एंटर जार कर रही होगी, कोई ना कोई लाइट इधर भी आ रही होगी। क्या ये मान रहे हो? सपोज जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी इसको रब कर दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल फुद्दू एग्जांपल है। मैंने कहा कि भैया ये दो रूम्स के बीच का एक डोर है, तो भैया जब मैं डोर को ओपन करूंगा तो इन दोनों डोर से क्या पास करेगी? भैया लाइट ट्रैवल करेगी। तो इधर मतलब मैं लाइट की एनर्जी देख रहा हूं। तो कुछ लाइट रूम 1 से रूम 2 में भी जा रही होगी और कुछ लाइट रूम 2 से रूम 1 में भी जा रही होगी। या ये भी हो सकता है कि भैया सिर्फ लाइट हमारी रूम 1 से रूम 2 में ही जा रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया रूम 1 से कोई लाइट नहीं आ रही, सिर्फ कौन से रूम से आ रही है? रूम 2 से आ रही है। तो मैं अल्टीमेटली क्या देखना चाहता हूं? मैं अल्टीमेटली ये देखना चाहता हूं कि भैया इस डोर से अल्टीमेटली नेट लाइट कितनी पास हो रही है, नेट लाइट एनर्जी। तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं कि अल्टीमेटली ये नेट लाइट एनर्जी कितनी पास कर रही है इस डोर से, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी? वो चीज हमारी कहलाएगी फ्लक्स। अब इस लाइट को भूल के, इस लाइट को छोड़ दो। अब इस लाइट की जगह इमेजिन कर लो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर उधर, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी पास कर रही है, नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी पास कर रही है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस लिए पास कर रही है, तो वो चीज हमारी क्या बन जाएगी? Flux. फ्लक्स बन जाएगी। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। अब यहां तक पहले अच्छे से चाय मतलब चेक करो, चाय कह दिया, चेक करो। भैया मेरे को चाय पीने की बहुत आदत है, चेक करो कि भैया क्लियर है या नहीं। Yes, sir. डन। चाय लवर, यस आकाश बिल्कुल चाय लवर। तनिष्का येलो सबसे पहले प्रीवियस स्लाइड। Okay, sir. Done. डन येलो, इसको भी छाप डालो भैया। हाँ हिमाचल आ जाओ, हिमाचल की चाय पिलाओगे, ये बात भी सही है। सर आप इतनी गर्मी में भी चाय पीते हो? हाँ बिल्कुल। देखो चाय इस चाय, उसका गर्मी और सर्दी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ काउंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन मेरा काउंट इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं होता, मेरा कांस्टेंट रहता है। जैसे अभी मैं क्लास के 5 मिनट पहले चाय पी के हटाऊं। बिल्कुल। एक वो हो जाएगा, तुम बोलोगे सर बड़ा अजीब सा बोल रहे हैं, जैसे वो होता है ना, वो प्यार ही क्या जो मौसम से बदल जाए, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल। बाकी हिमाचल की चाय नहीं, कोई मेरे को बोले हिमाचल की मैगी, तो मैं जरूर वो होता कि हिमाचल की मैगी खाने आ जाता यार। अरे भैया जल्दी छाप लो, मैं तो बातें करता रहूंगा, छपाई हो जाए तो बता देना। डन सर। डन। चलो डन डन सर। आ जाओ। अब यार मैंने अभी क्या कहा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है। तो भैया यही चीज यहाँ पे भी चेक करना, जो हमारा फ्लक्स है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? हमने देखा कि यार ये फ्लक्स है ना 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, क्योंकि खुद सोचो कि सपोज मैं ये एक एरिया ले रहा हूं, ठीक है, एक 2D सरफेस ले रहा हूं। पहले मेरे पास, इसको 2 जगह कॉपी पेस्ट मार देता हूं, रुको 1 मिनट। ये लो भैया, पहले इसको 2 जगह कॉपी पेस्ट मार दिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी है, 1 2 3, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी है। हमने कल की क्लास में ही डिस्कस किया हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा हो तो फील्ड लाइन की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है? कम. तो अगर मैं इधर E1 कह रहा हूं, वेरी गुड, अगर मैं इधर E1 कह रहा हूं और इधर E2 कह रहा हूं, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है।
तो मेरे को बताओ फ्लक्स किस केस में ज्यादा आएगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस में। ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा भैया ये डिपेंड करेगा कुछ ना कुछ एरिया पे भी। कैसे? भैया सपोज अभी फील्ड लाइंस मैंने इतनी सारी ड्रॉ कर दी है, इमेजिन करना। तो भैया आपको दिख रहा है कि कुछ फील्ड लाइंस तो पेनिट्रेट कर रही है, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस इसको आर पार पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर अब मैं इस शीट का एरिया बढ़ा दूं तो भैया क्या वो सारी फील्ड लाइंस भी पेनिट्रेट करने लगेंगी या नहीं करने लगेंगी? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो भैया ये दोनों पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज भैया याद रखना, हमारा फ्लक्स ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो अपना ये एरिया लिया है, सरफेस लिया है, वो आपने प्लेस कैसे किया है। तो अल्टीमेटली इन सारे पॉइंट्स को क्लब कर देता हूं मैं, तो मेरे पास आएगा कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है? cos थीटा। तो भैया लिख दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा हमारे तीसरे फैक्टर को कंसीडर करेगा, ओरिएंटेशन को। अब एक तो 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब इसमें सुनो एक मुद्दे वाली बात। भैया ये एंगल थीटा किसके बीच का एंगल है? तो ये भैया यहाँ फील्ड एरिया गलत गलत गलत। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। जैसे समझाता हूं कहां गलती होती है, समझो। अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा, सुनो पहले मेरी बात को। ये मैंने एक शीट ली है और मैं कह रहा हूं इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो मेरे को बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से क्या एंगल बना रही है? मुझे साफ दिख रहा है ये शीट के परपेंडिकुलर आ रही है, नहीं आ रही? तो क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है? गलत। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को एंगल एरिया वेक्टर के बीच में चेक करना है। तो भैया एरिया वेक्टर किधर आएगा इसका? इसका एरिया वेक्टर राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा? जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। तो अब मेरे को बताओ कि भैया अब दोनों के बीच में, वेरी गुड। तो यार याद रखना एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। इसमें ही मेजोरिटी बच्चे क्वेश्चंस में गलती करते हैं, खासकर जब उनको जल्दी होती है तो वो इतना देखते नहीं है सही से। तो भैया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, नॉट द एरिया, एरिया वेक्टर। बिल्कुल प्रतिभा 180 भी हो सकता है। मैंने जैसे कहा कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप 0 डिग्री ले रहे हो या 180 डिग्री ले रहे हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। दोनों में आंसर सेम आएंगे, बस किसी एक का नेगेटिव आएगा तो किसी एक का पॉजिटिव आएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें मतलब हो जाए वैल्यू से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो हमें वैल्यू से मतलब है। तो पहले यहां तक अपना खत्म करो, एक दो क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दीक्षा, अब क्वेश्चन ही करना है, वही मैंने कहा अब क्वेश्चंस की बारी है। वंशिका गुड, आकाश बढ़िया, क्या कह रहे हो सृजल? सर डन। डन, चलो। तो यार आ जाओ कुछ एग्जाम्पल से बातें समझते हैं। भैया ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार आया हुआ है। फिर से वही बात कि ये मैंने एक रिंग ली है। ऐसा करता हूं रिंग को थोड़ा तरीके से ड्रॉ कर देता हूं शेप में, ताकि आपको इमेजिन करने में डिफिकल्ट ना हो। ये मैंने एक रिंग ली है और ये रिंग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कड़ा मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा हुआ है। इसका रेडियस हमें गिवन है आर, और मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली है। ये भैया मैंने ड्रॉ कर दी है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले तो ये चेक करके बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस के फॉर्म में आ रही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ करी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है E0, और क्वेश्चन ने है ना ये वाला एंगल दिया हुआ है कि यार ये वाला जो एंगल है थीटा, मतलब थीटा तो मत कहो, ये वाला एंगल कह दो कि भैया ये एंगल मेरे को गिवन है 37 डिग्री।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। चलो भैया चेक करो, ट्राई करो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। पता चल जाएगा किस किस को कितना क्लियर है। भैया आंसर नहीं आया किसी का। दीक्षा हल्की सी कहीं गलती है। ऋत्विका आपका बिल्कुल सही है। चलो तो साथ में कैलकुलेट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। भैया हमारे पास आएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, की sir. वैल्यू कितनी गिवन है, ई नॉट। रिंग E का naught. एरिया कितना हो जाएगा, अभी डिस्कस किया, Fine. पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो भैया। अब बात आई एंगल लिखने की, तो मेरे को बताओ यहाँ पे एंगल कितना लिखूं। 4.5. अरे पहले एंगल तो बताओ। 37 degree. तो भैया आपको बता दूं एंगल 37 बिल्कुल गलत। आकाश आपका बिल्कुल सही। भैया आपने इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कहाँ किया, आप फिर से एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ले रहे हो। अभी मैंने वही बताया था कि भैया बच्चे वही गलती कर रहे हैं कि वो एंगल बिटवीन दी एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। भैया हमें एंगल बिटवीन दी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसका एरिया वेक्टर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे। Yes, sir. मैं ऊपर वाला ले रहा हूं क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। तो अब मेरे को बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया, 53 डिग्री आया। 53. तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 53 डिग्री, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए ये क्वेश्चन नीट में 2 बार आया हुआ भी है। तो फाइनल आंसर होगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर। cos 53 डिग्री की वैल्यू आई होप सबको अब याद होगी, दैट इज 3.5. 3/5। वेरी गुड, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से आराम से चेक कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में अब गलती तो नहीं करोगे। No, sir. चलो डन। Sir, done. डन। Sir, done. चलो अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट No, डिस्कशन sir, the नहीं previous किया, slide. हाँ कर लो कर लो। अब भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा अपना ध्यान बनाए रखें। Sir, done. डन, चलिए। हाँ दीक्षा अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, अभी आपसे ही पूछना, टेंशन ना लो, आ जाओ। ये भी क्वेश्चन का ही फॉर्म है कि यार अब जरा मेरे को है ना थोड़ा सोच के बताना किस किस के साथ कितने कितने एंगल्स बनेंगे। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से विजुलाइज कर लेना। जब तक आपको विजुलाइज ना हो तब तक भैया मेरा पीछा मत छोड़ना। डन। यार फिर से वही वाली बातें कि ये हमारा क्यूब क्यूबॉइड है, तो इसके एरिया वेक्टर अभी डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। इस क्यूब को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी है। ये ग्रीन कलर की लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप। तो समझ जाना कि ये फील्ड कैसी है, ये फील्ड किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। और ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने आई कैप लिखा है तो प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस। तो भैया ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब टोटल जैसे अभी हमने बात करी थी एक क्यूब में होते हैं 6 सरफेसेस, तो मैं यहां पे स्टेप लिख रहा हूं, प्लीज चेक करते रहना। नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 प्लस फ्लक्स 6। टोटल 6 फ्लक्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास नेट फ्लक्स आएगा। तो ऐसा करते हैं इन साइड्स को कुछ ना कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नाम दिया इस लेफ्ट साइड वाली को 1, लेफ्ट साइड वाली को। तो भैया मेरे को बताओ लेफ्ट वाले के लिए एंगल कितना लिखूं,
व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, ये बताना है आपको। 180. 180 डिग्री। भैया वेरी गुड, चेक कर लेना प्लीज अच्छे से, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं पे भी कुछ डाउट लगे पूछ लेना। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, लेकिन एरिया वेक्टर इसका आएगा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना लिख दूं मैं यहाँ पे, 180 डिग्री। 180 degree. सिमिलरली अब इस सरफेस, सबसे राइट वाले सरफेस, इसकी बात करो, इस राइट वाले सरफेस के लिए एंगल कितना लिखूंगा, 0. 0 डिग्री। वेरी गुड। भैया ये तो कहानी उम्मीद से अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है आपको। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ और हमारा एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो अगर मैं एंगल का डिस्कशन करूं तो एंगल आएगा 0 डिग्री। 0। बस अब बाकियों के लिए सोचो, बाकियों के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ध्यान देना, मेरा ब्लैक कलर का पेन जो है वो जा रहा है राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड थी, और इसका एरिया वेक्टर ब्लू कलर के पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, इसका ब्लू कलर का एरिया वेक्टर ऊपर आ गया, कितना एंगल बना भैया इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो ऊपर लिख दूं कि इसकी वजह से एंगल 90 डिग्री बनेगा, Yes. नीचे वाले की वजह से भी कितना बनेगा, 90। 90 बनेगा। क्या चेक करके दिखाना है क्या नीचे वाले के लिए, नो No, सर। no. भावना क्लियर है ना, हाँ। सिमिलरली अब जरा फ्रंट की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मेरा ब्लैक कलर का पेन, और एरिया वेक्टर आप लोगों की तरफ है, भैया एंगल फिर से बता दो, 90 तो जो पीछे वाली सरफेस होगी उसके लिए भी कितना एंगल आएगा, 90 आएगा। क्या किसी को कोई ऐसा जिसके लिए रिपीट करना है, अरे वेरी गुड, सबने कहा भैया क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रंट वाले के लिए भी 90, बैक वाले के लिए भी 90। भैया cos 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5, फ्लक्स 6 तीनों कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ इन सबके लिए रीजन, भैया ध्यान दे लेना, इन सबके लिए रीजन लिख रहा हूं मैंने, इन सबको क्यों काटा, बिकॉज cos 90 इज इक्वल्स टू 0। अब बचा फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 को लिखना बस, तो आओ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भैया फ्लक्स 1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, भैया मेरे को क्यूब की साइड गिवन होगी कि क्यूब की साइड सपोज ए है, तो इस स्क्वायर शीट का एरिया कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। ए स्क्वायर एंगल cos 180 डिग्री, प्लस आगे वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, ई नॉट, एरिया इस वाले का भी भैया ए स्क्वायर ही होगा, और एंगल बनेगा cos 0 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1। -1, तो मैंने माइनस पहले ही लगा दिया। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। आंसर कितना आया फाइनल, 0। अभी मैं कंक्लूजन नहीं लिखूंगा, आप बस आंसर लिखो, कंक्लूजन अभी मैं नहीं लिखूंगा, एक और एग्जांपल समझाऊंगा फिर कंक्लूजन देखेंगे। डन। डन, चलो बढ़िया, डन। Sir, 1 minute. हाँ आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आना चाहिए, बढ़िया। भैया डायग्राम में मैंने बहुत सारे मल्टी कलर यूज कर लिए हैं, तो मतलब जब बाद में फिर से स्लाइड को देखोगे, रिवाइज करोगे, डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, यस सर। हाँ, मतलब बता देना कि सर ये तो आपने कुछ खिचड़ी बना दी, तो मैं डायग्राम को थोड़ा और नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करूंगा। Sir, done. डन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। भैया नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं सिलेंडर का, और फिर लास्ट कंसीडर करेंगे स्फेयर का, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, यही तीन सबसे ज्यादा आएंगे। तो भैया ये हमने लिया सिलेंडर, फिर से वही सेम चीजें, वही बातें कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, और कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है मेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एक्स एक्सिस में। तो भैया अब की बार टोटल 3 सरफेस आएंगे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3, इसका रेडियस मान लो r, तो भैया जरा मेरे को बता दो कि मैं फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 कितना कितना लिखूं, पहले यहाँ पे एंगल बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 90, जिसने बोला भैया फिर से आप वही गलती, एरिया वेक्टर के बीच में बताना है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर राइट लेफ्ट, और ये तो इधर आ जाएगा एंगल 180 डिग्री। जरा सेकंड वाले सरफेस का बताओ, 0 डिग्री, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल 0 डिग्री। थर्ड वाले सरफेस का बताओ जरा,
90 डिग्री। 90 Very good. degree. भैया इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो यार जिसके लिए 90 डिग्री आ रहा है उसको तो काट दो, बिकॉज cos 90 इज 0। तो फ्लक्स 1 लिखूंगा। फ्लक्स 1 इज E नॉट एरिया पाई आर स्क्वेयर cos 180 डिग्री प्लस E नॉट एरिया फिर से पाई आर स्क्वेयर इनटू एंगल cos 0 डिग्री। तो मेरे को बताओ नेट आंसर कितना लिखूं? 0. 0। Sir, done. चलो डन। अब मैं आपको इससे क्या कंक्लूजन समझा रहा था वो समझो। यार अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करो, हर बार मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो आपको यूनिफॉर्म दी है, और हर बार जो मैंने सरफेस प्लेस किया है वो मैंने कैसा प्लेस किया है? क्लोज सरफेस प्लेस किया है। तो बस यही एक स्टेटमेंट भी है, यही एक कंक्लूजन भी है कि अगर कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप चाहे जैसा मर्जी क्लोज सरफेस रख दो, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, या कोई इरेगुलर शेप का, या इंक्लाइंड प्लेन, या प्रिज्म, कुछ भी रख दो, उसकी वजह से फ्लक्स हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन समझो। भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो अंदर स्टोरेज कितना हुआ? 0. 0। भैया इस डोर से 3 लोगों ने एंटर किया, इस डोर से 3 लोग बाहर निकल के आ गए, तो भैया है इसके अंदर कितने लोगों ने रुके? कोई भी नहीं रुका, 3 लोग एंटर करे, 3 लोग बाहर, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट में यहां पे लिखो अब, फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग में भी आ जाता है। फॉर एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भैया अंडरलाइन कर लेना, यूनिफॉर्म होना जरूरी है। मैं यहां पे इसको अंडरलाइन कर देता हूं, यूनिफॉर्म होना जरूरी है। नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल ऑलवेज बी 0। और ये मैंने क्लोज सरफेस कहा है तो मतलब 3D सरफेस, 2D सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। 2D सरफेस के केस में फ्लक्स आएगा। कैसे आएगा? देखो हमने कैलकुलेट किया हुआ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ओपन सरफेस है, 2D सरफेस है, तो फ्लक्स आ रहा है। Sir, done. डन। चलो अब मैं आपको इस पे एक डिफिकल्ट सा, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, उसको चेक करते हैं। करें? Yes, sir. चलो डन। भैया डायग्राम की भावनाएं समझने की कोशिश करना, डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ड्रॉ करने में। भैया ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, कोई बता सकता है? ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है हेमिस्फेयर, समझ जाओगे? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. भैया ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है एक हेमिस्फेयर, तो ये एक हेमिस्फेयर है। इस हेमिस्फेयर को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस कर दिया। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है भैया हमारी नेगेटिव एक्सिस में। इसका रेडियस हमें गिवन है, जो हेमिस्फेरिकल का जो सर्कुलर पार्ट आएगा, इसका रेडियस मेरे को गिवन है r। अब जरा क्वेश्चन की भावना चेक करना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख ही रहा है डायग्राम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेयर। Second part, find the flux through the curved part of the hemisphere. कर्व्ड पार्ट का मतलब समझ रहे हो? जो ये येलो कलर से बाउल टाइप का ड्रॉ किया, ये वाला कर्व्ड पार्ट।
आप पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो, सेकंड पार्ट मैं समझा रहा हूं। प्लीज फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बता दो, डायरेक्ट है भैया। इसमें भी इतना सोचना पड़ गया। सृजल आपका आंसर बिल्कुल सही, ऋत्विका नहीं, सही नहीं है। फर्स्ट पार्ट का आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे। मतलब भैया आप लोग चीजों को हाँ अर्शी, अब सही है अर्शी, वेरी गुड भैया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0। अभी तो तुम्हें बताया यार, अभी तो स्टेटमेंट लिखी महक, वेरी गुड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, और हमारा क्लोज Yes, sir. सरफेस होना चाहिए। तो हेमिस्फेयर क्लोज सरफेस 3D सरफेस है या नहीं? तो Yes. इसकी ये अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने अभी समझाया, चाहे मैं जैसा मर्जी सरफेस रख दूं, क्लोज सरफेस होना चाहिए बस, जैसा मर्जी सरफेस रख दूं, नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। क्या फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है? No, sir. अब सेकंड पार्ट समझो, सेकंड पार्ट ही एग्जाम में आ जाता है जनरली। यार एक बात बताओ, अभी तक सबकी वजह से फ्लक्स 0 क्यों हुआ था? समझो भैया, एक की वजह से फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, एक की वजह से फ्लक्स आएगा नेगेटिव, और दोनों की वजह से फ्लक्स इक्वल होंगे। दोनों की वजह से फ्लक्स इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। मतलब एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आके ही आंसर कितना बना था? 0 बना था। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. जैसे इस केस में भी, इसकी वजह से फ्लक्स कितना आया था? नेगेटिव। इसकी वजह से फ्लक्स कितना आया था? पॉजिटिव। दोनों फ्लक्स इक्वल आए थे, ई नॉट ए स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कट के आंसर 0 आया था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि भैया जो मेरा फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड पार्ट होगा, उतना ही फ्लक्स मेरा थ्रू दी ये सर्कुलर पार्ट होगा? Yes. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कर्व्ड पार्ट का नहीं, हम बल्कि सर्कुलर पार्ट का कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि कर्व पार्ट का तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, तो मैं कैलकुलेट करूंगा ड्यू टू सर्कुलर पार्ट, और जो सर्कुलर पार्ट का होगा उसी का अपोजिट लिख दूंगा मैं कर्व्ड पार्ट का। तो भैया इस सर्कुलर पार्ट के लिए एरिया वेक्टर अंदर ड्रॉ करूं या बाहर ड्रॉ करूं? बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। तो ये मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया। भैया एरिया वेक्टर आ रहा है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अंदर, जरा बताओ एंगल कितना लिखूं? 180 degree. 180 डिग्री। तो चलो आओ वैल्यूज लिखते हैं। ई नॉट एज इट इज एरिया कर्व्ड पार्ट का, सर्कुलर पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? Pi r पाई square. आर Pi r स्क्वायर square. कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास ई नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस में। तो मेरे को बताओ, तो मैं फ्लक्स कितना लिख दूं कर्व्ड पार्ट का? E naught pi r square. प्लस में लिखूंगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर। दोनों का इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ही आंसर 0 आएगा। भैया डन डना डन 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 डन। Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया। तो अब Sir, इसी yes, sir. आराम से इसको नोट डाउन करो, फिर अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं भैया आप कितने लोग अच्छे से इसको इमेजिन एनालाइज कर पाते हो। Done, sir. डन। चलो तो भैया क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यार ये हमारे पास एक क्यूब गिवन है, इस क्यूब की लेंथ हमें गिवन है कि इस क्यूब की लेंथ ले लो, मतलब इस क्यूब की साइड की वैल्यू ले लो, दैट इज ए ले लेते हैं ए। हमारा जो पीछे वाला कॉर्नर है वो ओरिजिन पे प्लेस्ड है। क्या ये डायग्राम इमेजिन हुआ? जैसे ये मेरे पास क्यूबॉइड है, तो जो इसकी पीछे वाली एज है, आपके लिए पीछे वाली एज ये वाली होगी, ये वाली एज, ये वाली जो एज है ये मैंने बिल्कुल ओरिजिन पे प्लेस करी हुई है। हो गया इमेजिन? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है ये क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है अल्फा आई कैप, नहीं सॉरी, अल्फा प्लस बी वाई जे कैप।
अल्फा प्लस बी वाई जे कैप, जहां पे क्वेश्चन ने कहा है अल्फा और बी ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। चलो आप ऐसा करो, आप पहले क्वेश्चन लिखो, समझाना मेरे को ही है, आप बस पहले क्वेश्चन लिख लो। Yes, sir. डन, चलो लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है ये बताओ। भैया कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऊपर वाई डायरेक्शन में है, Yes, मतलब sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस ब्लू कलर की लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं भाई कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऊपर की तरफ है, प्लस वाई की तरफ। अब ये चेक करो कि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ। भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जो फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ना करे, टाइम पे डिपेंड ना करे। इधर अल्फा और बी तो कांस्टेंट है, लेकिन भैया वाई तो वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वाई Yes, पे sir. डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे मेरे सरफेस की वाई की वैल्यू चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? नॉन यूनिफॉर्म आएगी। तो क्या फ्लक्स अब की बार जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? Zero. तो बस यही चीज याद रखना, ऑप्शन में आपको जीरो लिखा हुआ मिलेगा इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आया 101% है, ऑप्शन में जीरो लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ये एनालाइज नहीं कर पाते कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनको बस ये दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूब है, आंसर जीरो लिख दो। तो भैया ये गलती मत करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि श्योर एंड श्योरिटी वाली बात है कि फ्लक्स जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इस तरीके से समझो, भैया यहां से एंटर करे चार लोग, लेकिन बाहर से निकले सिर्फ तीन लोग, तो डेफिनेटली एक बंदा कहां रह गया होगा? अंदर। बस वही कहानी यहां पे भी हो रही है। अब मैं सॉल्व करना चालू करूं? Yes, sir. डन। Yes, sir. अब आप सबसे पहले मेरे को ये बताओगे एनालाइज करके कि ये 6 सरफेसेस में से कौन कौन से सरफेस कंसिडर किए जाएंगे और कौन कौन से सरफेसेस एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। अब अपने आप बताओगे, मैं कुछ नहीं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैकवर्ड्स, इस तरीके से बोलना। राइट लेफ्ट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, इस तरीके से बोलो कौन से कंसीडर किए जाएंगे और कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे। Sir, left और right consider होंगे. भैया सिर्फ और Top we सिर्फ consider. Top टॉपवर्ड्स consider. और डाउनवर्ड्स ही कंसीडर होंगे, Yes, बाकी sir. कंसीडर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सबके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया क्रॉस क्रॉस इन सब के लिए कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर सिर्फ टॉप एंड दी बॉटम करना है। पहले सब लोग यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, फ्रंट sir. एंड दी बैकवर्ड्स भी एलिमिनेट कर दिया, सब कुछ एलिमिनेट कर दिया। तो आओ लेट्स ट्राई टू डू दी कैलकुलेशंस। सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं अपवर्ड्स वाले के लिए, अपवर्ड्स वाले के लिए। तो अपवर्ड्स वाले के लिए एंगल बता दो कितना लिखूं? 0 degree. वेरी गुड। नीचे वाले के लिए एंगल 180 डिग्री। 180. मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फ्लक्स 1। नहीं ऐसा करो, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले फ्लक्स 2 नीचे वाले सरफेस के लिए कैलकुलेट करो, नीचे वाले सरफेस के लिए। उसका रीजन है, अभी बता दूंगा क्यों। तो भैया मैंने फ्लक्स 2 कैलकुलेट किया, तो फ्लक्स 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, अभी रख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी। मेरे को बताओ इस स्क्वायर शीट का एरिया कितना आएगा अगर क्यूब की साइड ए है तो? A square. ए स्क्वायर इंटू एंगल कॉस 180 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा प्लस बी। मेरे को बताओ जब नीचे वाले सरफेस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? Negative. भाई वाई की वैल्यू 0 है या नहीं? 0. Yes, sir. Yes, sir. भैया वाई हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मैं नीचे वाले सरफेस की बात कर रहा हूं। तो नीचे वाला सरफेस तो हाइट पे है ही नहीं, वो तो ग्राउंड पे ही रखा हुआ है। Yes, Yes, sir. sir. रिपीट करना है क्या? No, sir. No, sir. डन। तो भैया y की वैल्यू लिखनी थी, तो बस इसलिए मैंने पहले इसका कराया। y की वैल्यू 0 इंटू एरिया ए स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री। अरे भैया जब बीच में 0 आ गया तो कुछ भी आ जाए, ये फ्लक्स 2 कितना आएगा? 0 0. आएगा। अब बात करेंगे फ्लक्स 1 की। फ्लक्स 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा प्लस बी
अब मेरे को बताओ, नीचे वाला सरफेस तो ग्राउंड पे था इसलिए y की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ऊपर वाला सरफेस तो हाइट पे है। भैया कितनी हाइट पे है ये ऊपर वाला सरफेस? A. वेरी गुड। भैया ऊपर वाला सरफेस इतनी हाइट पे तो होगा जितनी हाइट ये है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हाइट कितनी गिवन है? ये हाइट A. a गिवन है। तो बस यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख दोगे आप? a। A. एरिया ए स्क्वेयर, एंगल कितना? cos 0 डिग्री। 0 degree. बस सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा अल्फा ए स्क्वेयर प्लस बी ए क्यूब। ये फाइनल आंसर है, लेकिन अभी एक स्टेप बाकी था। आप लिखोगे फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू, बस आप ये लिख दो फ्लक्स 1 के बराबर और यही आंसर लिख दो, अल्फा ए स्क्वेयर प्लस बी ए क्यूब। प्लीज सब लोग चेक कर लो, अब जितना भी किया हमने फ्लक्स के बारे में, क्या उसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, No, sir. sir. No, sir. अरे माय मिस्टेक यार, ये चीज किसी ने अच्छा कराया। किसने बोला ये? भैया आकाश, वेरी गुड यार, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है यार, गुड। भाई माय मिस्टेक, ये आंसर 0 नहीं आ रहा है भैया, बी के साथ 0 है, तो ये तो हो जाएगा अल्फा बचेगा सिर्फ, और बाहर क्या बचेगा? ए स्क्वेयर, और ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो थैंक यू यार आकाश, थैंक यू सो मच। एक बार प्लीज चेक कर लो यार, ये 0 नहीं आ रहा, माय मिस्टेक। Yes, sir. क्या किसी के लिए रिपीट करना है कि 0 क्यों नहीं आ रहा? रिपीट करना है, ठीक है। भैया बी के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म कैंसिल हो गया, लेकिन बाकी टर्म्स तो बच ही रहे हैं। अल्फा प्लस 0 कितना होगा? अल्फा ही होगा। ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, और कॉस 180 माइनस 1। तो भैया मेरी गलती, अब आप यहाँ पे लिखोगे नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1 Flux प्लस 1 फ्लक्स plus 2। flux. तो बस अच्छा प्रतिभा, ये रिपीट कराना है कि 0 क्यों कंसिडर किया? ठीक है, एक बार मैं आंसर लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा ए स्क्वेयर प्लस बी ए क्यूब माइनस अल्फा ए स्क्वेयर। अल्फा ए स्क्वेयर कट गया तो फाइनल आंसर कितना आएगा? बी ए BAQ. क्यूब आएगा। प्रतिभा आप समझो कि हमने क्यों 0 कंसिडर किया, क्योंकि मेरे को नीचे वाले सरफेस के लिए y की वैल्यू लिखनी है। y का मतलब क्या है? हाइट। हाइट, क्योंकि y मैंने ऊपर वाली एक्सिस पे लिया है ना, तो y का मतलब हाइट है। तो मेरे को बताओ, मेरा हाथ को ग्राउंड समझो और ये बॉक्स ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो मेरे को बताओ बॉटम वाले सरफेस की हाइट कितनी है ग्राउंड से? 0. इसलिए y की वैल्यू 0 लिखी है। प्रतिभा क्लियर हुआ? Yes, sir. कॉन्फिडेंस सा नहीं दिखा, नहीं क्लियर है क्या अभी भी? से क्लियर है। ठीक है, डन। तो भैया प्लीज ठीक कर लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एरर हो गया था। अरे यार आकाश, चलो देखते हैं।